नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम बात कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिक के प्रथम अधिकरण की। पूर्व के वीडियोस में हमने यह पढ़ा था कि अमात्यों की, मंत्री पुरोहित की नियुक्ति हेतु क्या-क्या योग्यताएं कौटिल्य ने बताई है। उसके बाद हमने यह देखा कि इन मंत्री, अमात्य इत्यादि की हम किस प्रकार से परीक्षा करें, कैसे गुप्त उपाय अपना करके राजा यह जान सकता है कि वो अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं अथवा छल कपट से युक्त है। आज हम देखेंगे कि गुप्तचरों की नियुक्ति हेतु आचार्य कौटिल्य ने क्या-क्या बातें कही है। और जो 4 प्रकार की उपधाएं बताई गई थी, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा, उन समस्त उपायों के द्वारा अमात्य वर्ग की परीक्षा कर लेने के बाद राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे। और गुप्तचरों की नियुक्ति किस हेतु करे, किस प्रकार से अमात्यों के ऊपर कौन से गुप्तचरों की नियुक्ति करें, मंत्रियों के ऊपर कौन से गुप्तचरों की नियुक्ति करें अथवा गुप्तचरों के कितने प्रकार है, स्त्री गुप्तचर कौन से हैं, पुरुष गुप्तचर कौन से हैं और प्रत्येक गुप्तचर का नाम अलग है और उसका क्या कारण है, वो किस प्रकार के कार्य करता है, इन समस्त बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गुप्तचरों की नियुक्ति से संबंधित जो आचार्य कौटिल्य ने जो उपाय बताए हैं, जो उन्होंने गुप्तचरों के प्रकार बताए हैं, सबसे पहले कि कापाटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी आदि। तो पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न बने हुए हैं कि इन निम्न में से कौन से गुप्तचर के प्रकार है अथवा निम्न में से कौन से गुप्तचर के प्रकार नहीं हैं। तो एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि गुप्तचरों के क्या क्या नाम बताए गए हैं, अथवा एक प्रश्न यह बना था पिछली बार कि जैसे सत्री गुप्तचर के विषय में पूछा था कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह कौन सा गुप्तचर कहलाता है। वो हम आगे अभी देखेंगे, प्रत्येक गुप्तचर के विषय में हम जानेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो गुप्तचर है उसका कौन सा प्रकार है और वह क्या कार्य करता है। तो पहला है कापाटिक, दूसरे के रहस्य को जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ यानी दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला या स्नातक के वेश में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता है, तो कापाटिक। और जो कापाटिक है, इस गुप्तचर को धन, मान और सत्कार से संतुष्ट करके मंत्री उससे कहे कि जिस किसी की भी तुम हानि होते देखो, राजा को और मुझे प्रमाण मानकर तत्काल ही मुझे सूचित कर दो। तो वह यह सब बातों का पता लगाता है कि धन का, मान से, सत्कार से वह संतुष्ट रहता है और किसी भी प्रकार की हानि के विषय में तत्काल सूचित करता है। उदास्थित जो होता है वह बुद्धिमान, सदाचारी, सन्यासी के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता है। वह अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सा धन लेकर वहां जाकर विद्यार्थियों द्वारा वह कार्य करवाता है। जहाँ पर वह कृषि, पशुपालन, व्यापार के लिए भूमि नियुक्त है, उस कार्य को करने से जो लाभ हो उससे वह सब सन्यासियों के भोजन, वस्त्र और निवास का प्रबंध करता है। और जो भी इस प्रकार की आजीविका की इच्छा करे उन्हें वह सब प्रकार से अपने वश में कर ले और उनसे कहे कि तुम्हें इसी वेश में राजा का कार्य करना है, जब तुम्हारे वेतन और भत्ते का समय हो जाए तो यहाँ उपस्थित हो जाना। और दूसरे सन्यासी भी अपने अपने संप्रदाय के सन्यासियों को इसी प्रकार समझा बुझा करके और अपना वह कार्य करवाते हैं। तो उदास्थित जो होता है सन्यासी के वेश में रहता है और उसके जो विद्यार्थी है वो अलग अलग जगह जाकर के और राजा का कार्य करते हैं, योजना का, सूचना का पता लगाते हैं। गृहपतिक जो होता है वह बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर है। वह कृषि कार्य के लिए नियुक्त भूमि में आकर जैसे उदास्थित के विषय में हमने देखा उसी के समान ही वह कार्य करता है। वह
कृषि कार्य करता है उससे जो भी उससे आमदनी होती है, आजीविका होती है, उसको वह सब में भोजन, वस्त्र और निवास का प्रबंध करता है सबके लिए। तो इस प्रकार से वह अन्य लोगों को भी इस कार्य में नियुक्त करके और एक साधारण किसान के रूप में रह करके आगे का जो है राजा के विषय में कार्य करता है। वैदेहक गुप्तचर बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब और व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर है। ये ध्यान रखना, पहला विद्यार्थी के रूप में था कापाटिक, उसके पश्चात आया था उदास्थित, वह सन्यासी के वेश में रहने वाला था, और गृहपतिक किसान के वेश में, और वैदेहक व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर है। व्यापार कार्य के लिए नियुक्त भूमि में आकर उदास्थित गुप्तचर की भांति वह कार्य करता रहे। जैसे उदास्थित ने भूमि पर कृषि कार्य इत्यादि, व्यापार या पशुपालन इत्यादि के द्वारा कार्य कर रहा था, अपने विद्यार्थियों से कार्य करवा रहा था, वैसे ही यह वैदेहक भी करे, यानी व्यापार को बढ़ाने हेतु अन्यों को नियुक्त करके और उस बहाने से वह राजा के कार्य को संपादित करता रहे। तापस गुप्तचर है, जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा धारण किए हुए राजा का कार्य करने वाला गुप्तचर है, वह तापस कहलाता है। वह कहीं नगर के समीप ही बहुत से झुंड या विद्यार्थियों को लेकर के, जो ऐसे विद्यार्थी जो मुंडित हो या जटिल हो, ऐसे विद्यार्थियों को लेकर रहे, चाहे जटा धारण करे चाहे मुंडन कर रहा हुआ हो, किसी भी रूप में वह रह सकता है। और 2 महीने तक लोगों के सामने वह हरा शाक या मुट्ठी भर अनाज खाता रहे, छिपे तौर पर अच्छा अनुसार भोजन कर सकता है। वैदेहक और उसके अनुचर तापस गुप्तचर की पूजा अर्चना करे और शिष्य मंडली घूम घूम कर यह प्रचार करे कि यह तपस्वी पूर्ण सिद्ध भविष्य वक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्न है। अपना भविष्य फल जानने की इच्छा से आए हुए लोगों को पारिवारिक पहचान, उसके शारीरिक चिन्हों के माध्यम से और अपने शिष्यों के संकेत के अनुसार बताए। यानी शिष्य पहले से जाकर के पता कर ले कि इस व्यक्ति का क्या परिवार है, कितने व्यक्ति है, क्या इसका कोई शारीरिक चिन्ह है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, और अपने शिष्यों को शिष्य जैसे संकेत करे उसी के अनुसार वह बताए। तो ऐसा भी बतावे कि इन कार्यों में थोड़ा लाभ का योग है। इसके अतिरिक्त वह आग लगने, चोरी हो जाने, दुष्ट लोगों के वध स्वरूप इनाम देने, देश विदेश के फल, यह कार्य आज होगा या कल, और इस कार्य को राजा करेगा, ये सब बातें भी उनको बताए। तो भविष्य के विषय भी बताए बातें। और यह जो प्रसंग है तापस गुप्तचर की जो है, दूसरे क्षत्रिय आदि गुप्तचर सहायता करे, और प्रश्नकर्ताओं में यदि धीर, बुद्धिमान, चतुर लोग हों तो उनसे वह राजा की ओर से धन प्राप्त होने की बात कहे। मंत्री के साथ भी उसकी मुलाकात का संयोग बताए। जब मंत्री से इन लोगों की मुलाकात हो तो उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को मंत्री धन या आजीविका आदि देकर गुप्तचर की भविष्यवाणी को सच्ची सिद्ध कर दे। तो इस प्रकार वो जो तपस्वी वेश में रहता है वह उस अपनी बात का कितना अधिक प्रमाण प्रस्तुत करके लोगों को विश्वास में ले सकता है, यहाँ पर वह उसको बताया गया है और उसका सभी लोग सहयोग करते हैं। और क्षत्रिय गुप्तचर का यहाँ बताया, ये जो गुप्तचर थे अब तक के तापस तक, ये सारे गुप्तचर हैं वह संस्था कहलाते हैं। चूंकि एक जगह रहकर रहते हैं इसलिए संस्था कहलाते हैं। अब आगे क्षत्रिय जो गुप्तचर है उसके विषय में बताया कि जो राजा के संबंधी तो न हो लेकिन उनका पालन पोषण करना राजा के लिए आवश्यक हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि अंगों का शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र, तत्संबंधी नाचने गाने की कला में निपुण हो। तो इस प्रकार से इन समस्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही क्षत्रिय गुप्तचर के अंतर्गत आता है, और ये घूम घूम कर कार्य करते हैं, इसलिए ये संचार गुप्तचर के अंतर्गत भी आता है क्षत्रिय। और इस क्षत्रिय के विषय में ही प्रश्न बना था पिछली बार। तीक्ष्ण गुप्तचर है वो अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो द्रव्य के लिए अर्थात किसी धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करके हाथी, बाघ और सांप से भी भिड़ जाते हैं, ऐसे गुप्तचर तीक्ष्ण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत ही
साहसी होते हैं, द्रव्य के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, वो तीक्ष्ण गुप्तचर कहलाते हैं। रसद का तात्पर्य है जहर देने वाला, अर्थात अपने भाई बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूर प्रकृति वाले और आलसी स्वभाव वाले जो गुप्तचर है वो रसद गुप्तचर की श्रेणी में आते हैं। आगे बताया जाएगा कि तीक्ष्ण और रसद क्या क्या कार्य करेंगे। अब संस्था और संचार के विषय में प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि संस्था का तात्पर्य एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर है उनको संस्था कहते हैं, जैसे कापाटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। ये जो गुप्तचर है ये संस्था गुप्तचर कहा जाता है इनको। संचार ऐसे गुप्तचर होते हैं जो घूम घूम कर कार्य करते हैं, जैसे सत्री, तीक्ष्ण, रसद। महिला गुप्तचरों में भी परिव्राजिका यानी सन्यासिनी के वेश में रहने वाली, मुंडा, मुंडित, बौद्ध भिक्षुणी, वृषली, शुद्रा आदि। परिव्राजिका का एक और बताया यहाँ पर कि आजीविका की इच्छुक होती है, दरिद्र प्रौढ़ विधवा होती है और दबंग ब्राह्मणी होती है, रनिवास में सम्मानित हो, प्रधानों के घर में प्रवेश पाने वाली हो। तो ऐसे सन्यासिनी के वेश में खुफिया काम करने वाली जो स्त्री होती है वो उसको परिव्राजिका नाम की गुप्तचरी कहा जाता है। संस्था गुप्तचरों को संचार गुप्तचर और संचार गुप्तचरों को संस्था गुप्तचर बिल्कुल न जानने पावे, ऐसा कौटिल्य ने कहा है कि परस्पर इनका नहीं पता होना चाहिए। संस्था गुप्तचरों को संचार गुप्तचरों के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि ये गुप्तचर है, अथवा आपस में एक दूसरे का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और किसी भी विषय पर, किसी भी बात के लिए परस्पर अपरिचित जो 3 गुप्तचर हो तो उनके द्वारा लाए गए समाचार यदि एक ही तरह से मिले तो उन्हें ठीक समझना चाहिए। यानी 3 गुप्तचर अलग अलग जो एक दूसरे को नहीं जानते हो, वे यदि कोई एक सूचना राजा को देते हैं और वो सूचना समान रूप से देते हैं तो राजा उन्हें उस सूचना को सही समझे, और यदि परस्पर विरोधी समाचारों को लाए तो उन्हें या तो नौकरी से हटा दें या अन्य कोई उचित दंड दे दे। उभय वेतन भोगी गुप्तचर भी माने गए हैं। ऐसे गुप्तचर जो विदेशों में जाकर वहां की सरकार के वेतन भोगी नौकर बने और उनके गुप्त रहस्यों को समझे। ये गुप्तचर मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों की ओर से वेतन लेने वाले होते हैं। यानी ऐसे कोई शिल्पकार के रूप में हो जिनको कोई शिल्प कला का ज्ञान हो और वे अन्य शत्रु देश में जाकर के वहाँ के सरकार के वेतन भोगी बने तो वो उस शत्रु पक्ष से भी वेतन ले रहे हैं और मित्र पक्ष जिस राजा ने उसे भेजा है उनसे भी वह वेतन ले रहे हैं, और उनके परिवार की जो देख रेख है वो राजा सत्कार पूर्वक उनका ध्यान रखता है। शत्रु की ओर से भी ऐसे उभय वेतन भोगी गुप्तचर नियुक्त किए गए ही होंगे, तो उस पर भी राजा ध्यान रखे, अपने अन्य गुप्तचरों के माध्यम से इसकी भी जानकारी रखे कि शत्रुओं ने ऐसे कौन से उभय वेतन भोगी गुप्तचर हमारे देश में नियुक्त किए हुए हैं, तो उनके माध्यम से अपने उभय वेतन भोगी गुप्तचरों की पवित्रता की भी परीक्षा करता रहे कि जो हमने शत्रु देश में उभय वेतन भोगी गुप्तचर भेजे हैं कहीं वे शत्रु राजा से मिल तो नहीं गए हैं। तो उनके भी अन्य गुप्तचरों के माध्यम से उनके हृदय की पवित्रता की परीक्षा भी राजा करता रहे। यानी एक गुप्तचर के ऊपर भी अन्य गुप्तचरों की नियुक्ति की जा सकती है और उनके पवित्रता की परीक्षा भी की करता रहे निरंतर। विजिगीषु राजा को चाहिए, अर्थात कोई जीतने का इच्छुक राजा है उसको यह चाहिए कि वे शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन राजाओं और उनके मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि 18 प्रकार के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके निकट सभी स्थानों पर अपने गुप्तचरों को नियुक्त करे। यह हम आगे पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत, जिसमें यह आएगा कि शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन राजा कौन कौन से हैं और 18 प्रकार के कर्मचारी कौन से हैं, उनके विषय में हम और जानेंगे। लेकिन यहाँ हमें यह देखना है कि सभी स्थानों पर राजा को चाहिए कि वे अपने गुप्तचरों की नियुक्ति करें। तीक्ष्ण नामक गुप्तचर का यह कर्तव्य है कि वह छत्र, चामर, व्यजन, पादुका, आसन, शिविका, पालकी
और घोड़े आदि बाहरी उपकरणों की देखरेख करता हुआ अमात्य आदि की सेवा करे और उनके व्यवहारों को जाने। यानी जो तीक्ष्ण नामक गुप्तचर हमने पीछे पढ़ा था कि तीक्ष्ण वो होता है कि जो धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे। ऐसा गुप्तचर है वह या तो छत्र डुलाने वाला, चामर डुलाने वाला, व्यजन यानी पंखा झलने वाला, पादुका इत्यादि की देखभाल करने वाला, आसन बिछाने वाला या शिविका या पालकी उठाने वाला अथवा घोड़े आदि जो भी है उन उपकरणों की देखरेख करने वाला बन करके अमात्य आदि की सेवा करे और सेवा करता हुआ वह उनके व्यवहारों का भी परख करे, उनकी परीक्षा करता रहे, उनके पवित्रता की परीक्षा करता रहे। रसद नामक गुप्तचर है, उसका क्या काम है कि वह सूद यानी रसोइया, आरालिक यानी मांस पकाने वाला, स्नापक नहलाने वाला, संवाहक हाथ पैर दबाने वाला, आस्तरक बिस्तर बिछाने वाला, कल्पक नाई, प्रसाधक श्रृंगार करने वाला और उदक परिचारक जल भरने वाला। इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे संवाहक का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, संवाहक का तात्पर्य हाथ पैर दबाने वाला। तो इस प्रकार से सूद का तात्पर्य रसोइया और आरालिक मांस पकाने वाला। तो इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना। अब यह इन सभी का कार्य करता हुआ, अर्थात या तो वह रसोइया बन जाएगा या वह नहलाने वाला या अन्य कोई कार्य इसमें से बताया हुआ है, इन कार्यों को करता हुआ रसद नामक गुप्तचर मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाए। तीक्ष्ण नामक गुप्तचर है वो अमात्यों के व्यवहारों का पता लगाए और रसद नामक गुप्तचर मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाए। ये इनमें डिफरेंस है और इनमें जो कार्य का भी अंतर है। तो यहाँ पर तीक्ष्ण और रसद के कर्तव्यों को जाना हमने। सत्री गुप्तचर का क्या काम है कि वह कुबड़े, बौने, किरात, किरात से तात्पर्य जंगली कोई जाति हो इस प्रकार का, गूंगे, बहरे, मूर्ख, अंधे आदि के वेश में गुप्तचर और नट, नाचने गाने बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद फांद कर खेल दिखाने वाले आदि के वेश में, किसी भी इस प्रकार के वेश में रह करके सत्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगा ले। यानी वह अपना वेश परिवर्तित भी कर सकता है। आज वह नट का कार्य कर रहा है, कल वह गूंगा बहरा भी बन सकता है, मूर्ख अंधा भी बन सकता है। कुछ भी किसी भी प्रकार का वेश परिवर्तित करता करता वह जो भी रहस्य उसको पता लगाना है उसको वह भली भांति पता लगा करके रहता है। शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के निवास स्थान और उनके मंत्री, पुरोहित आदि के घरों में भी काम करने वाले कुबड़े, बौने, नपुंसक, कारीगर, स्त्रियां, गूंगे और दूसरे प्रकार के बहानों को लेकर गूढ़ पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। अर्थात जो शत्रु, मित्र, मध्यम, उदासीन आदि राजा है, उन राजाओं का अर्थात उस मंडल सिद्धांत के अनुसार ही उनके निवास, राजाओं के निवास स्थान में भी और उन राजाओं के मंत्री, पुरोहित आदि के घरों में भी इस प्रकार से गूढ़ पुरुषों को नियुक्त करे, चाहे वह किसी भी रूप में नियुक्त करे, स्त्रियों के रूप में, कारीगरों के रूप में, कोई बौने, कोई कुबड़े, किसी भी रूप में, अन्य कोई भी बहाना लेकर के शिल्पकार के रूप में गूढ़ पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए और उन गूढ़ पुरुषों के पवित्रता की भी परीक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ बताया कि किले में व्यापार करने वाले लोगों को, किले के भीतर राजा के जो किला है उसके अंदर व्यापार करने वाले लोगों को किले की सीमा पर किसको नियुक्त करे? सिद्ध तपस्वियों को। राज्य के अंतर्गत अन्य स्थानों पर कृषकों को नियुक्त करे, उदास्थित पुरुषों को और राज्य की सीमा पर चरवाहों को गुप्तचर वेश में नियुक्त करना चाहिए। जंगल में शत्रु की प्रत्येक गतिविधि का पता लगाने के लिए चतुर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति जाता है, तृतीय आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके पश्चात वानप्रस्थ, अर्थात 50 वर्ष के पश्चात जब व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है, वह जंगल में रहता है, तो उन वानप्रस्थों को भी नियुक्त कर सकता है राजा। जंगली लोगों को भी गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर सकता है जिससे शत्रु की प्रत्येक गतिविधि का पता लग सके।
शत्रु के किसी प्रलोभन या बहकावे में न फंसने वाले अपने विश्वस्त पुरुषों को शत्रु के गुप्त पुरुषों का पता लगाने के लिए राज्य की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु भी तो हमारे राज्य में अपने गुप्तचरों की नियुक्ति कर सकता है। इसलिए ऐसे विश्वस्त पुरुषों को नियुक्त करे जो किसी भी प्रकार से शत्रु के प्रलोभन में ना आए, बहकावे में ना आए। ऐसे विश्वस्त पुरुषों को नियुक्त करके यह पता लगाए कि शत्रुओं ने हमारे यहाँ पर राज्य की सीमा पर किस प्रकार के गुप्तचरों को नियुक्त किया है, और उन्हें शत्रु पक्ष के लोगों को वश में करने के उपाय भी बता देने चाहिए। अर्थात वो जो विश्वसनीय पुरुष है उनको यह पता होना चाहिए कि शत्रु पक्ष के यदि कोई लोग है तो उनको अपने पक्ष में कैसे किया जाए, किस उपाय से किया जाए, वह सभी उसे अच्छे से पता हो। तो इस प्रकार गुप्तचरों की नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस विषय में हमने चर्चा की। आगे के हम वीडियो में अपने देश में जो व्यक्ति अपने पक्ष में हैं, जो अपने पक्ष में नहीं हैं, उनको किस प्रकार से अपने वश में करना चाहिए, इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।